हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमें कंप्लीटली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंप्लीट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। और सबसे पहले बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इंट्रोडक्शन की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हो कि जो आपका पेरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है ना। पहले आपका ये वाला जो है, ये जो आपको दोनों दिख रहा है, ये आपका एस ब्लॉक है ना। इधर आपका पी ब्लॉक होता है, ये आपका इतना डी ब्लॉक है ना। यहां से यहां तक आपका डी ब्लॉक है। और पेरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज होती है, आप लोगों ने देखा होगा, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो उसे हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। इतना आप लोगों को पहले से पता है कि जो आपका पेरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात ये है कि ये जो डी ब्लॉक में ये सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं, इन्हें हम लोग क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली क्यों बोलते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इस चीज को समझिएगा। इसका आंसर ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें की लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके n-1 डी सबसेल में जाता है, उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब देखिए, इस बात को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिएगा, यहां से मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ स्कैंडियम को। अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 21। अब अगर हम लोग क्या करें कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आपका क्या आएगा 4s2 3d1, हो गए 21 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन देखें तो कहाँ पे है हमारा 4s2 3d1 में है। अब समझिएगा कि अगर अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम इसके आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, आपका 4th सेल है ना। आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे क्या है, 4th सेल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब नंबर ऑफ सेल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ n से, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक। अब अगर n की वैल्यू 4 है, आउटर मोस्ट सेल को मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और n की वैल्यू अगर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 की वैल्यू हो जाएगी क्या, 3। अब समझिएगा, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल में चला जाता है, उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे n-1 की वैल्यू क्या है, 3। अब अगर हम लोग n-1 डी लिखें तो क्या हो जाएगा, 3d। n-1 डी की जगह हम लोग 3d लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, 3d में गया है ना। तो यानी कि जो स्कैंडियम है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है, n-1 डी सबसेल में गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में ऐसा है कि जो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसके n-1 डी सबसेल में गए हुए हैं। ये वाली जो सीरीज है, मतलब ये वाली जो सीरीज है कंप्लीट सीरीज, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाता है 3d में। ये वाली जो सीरीज है इसमें आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4d में। यानी कि यहाँ के लिए देखिए, यहाँ पे टोटल 5 सेल हो जाएंगे, है ना। जस्ट आप नीचे आओगे तो 1 सेल बढ़ेगा, यहाँ पे 5 सेल हो जाएंगे। तो इसके लिए n-1 डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4d, है ना। तो यहाँ पे सारे आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में रहते हैं, यहाँ पे आपके सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5d में रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, उसके n-1 डी सबसेल में जाए, उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी जो कि आपने स्कैंडियम के एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट में भी यही है। सेकंड पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब डी ब्लॉक के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो वो पेरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये आपका 3rd ग्रुप, ये आपका 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर हम लोग इनके पेरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात करें
तो ये यानी कि पोजीशन की बात करें, यानी कि इनके ग्रुप की बात करें, तो ये आपका 3 to 12 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये ग्रुप की बात हो गई। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे पीरियड की, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको पीरियड के बारे में बताऊं, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाले जो होते हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में होता है, ये वाली सीरीज के इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में होता है ना। और ये वाली जो कंप्लीट सीरीज होती है इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5D में होते हैं। तो इसी वजह से ये वाली जो सीरीज है इसे हम लोग 3D सीरीज भी कहते हैं, इसे हम लोग 4D सीरीज भी कहते हैं, और इस वाली सीरीज को हम लोग 5D सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा। अब अगर आप लोग चाहें तो इसके पीरियड को इस तरह से भी बिलोंग कर, मतलब इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका 3D सीरीज है वो बिलोंग करता है 4th पीरियड से, जो आपका 4D सीरीज है वो आपका बिलोंग करता है 5th पीरियड से, और जो आपका 5D पीरियड है वो आपका बिलोंग करता है 6th पीरियड से। ठीक है, बाकी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे 6D यानी कि 7th पीरियड की मैं वहां पे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो ये आपका 6D सीरीज होता है ना, ये आपका अभी तक इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। जो भी हमें पढ़ाई करनी है, जो भी सीखना है, वो सिर्फ किसकी बात करनी है, 3D 4D और 5D सीरीज की। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि ये पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर की, यानी कि इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर यानी कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को कंपेयर करना है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या मतलब होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन बनाना, यानी कि कैटायन बनाना, है ना। अब समझिएगा, अगर हम लोग एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में कंपेयर करें तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज है वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट के साइज से बड़ा है ना। इधर वाले जैसे कि आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट साइड पे, इसके राइट पे आपका डी ब्लॉक है ना। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज जो है वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपेयर में बड़ा है ना। इसका साइज ज्यादा है, तो इसके साइज के बड़े होने की वजह से जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट की डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपेयर में ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब हमें किससे कंपेयर करना है, पी ब्लॉक से। ठीक है, अब पी ब्लॉक से कंपेयर करेंगे। तो अभी तक आप लोग आंसर समझ चुके होंगे, जैसे कि आपको पहले से पता है कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो क्या होता है, एलिमेंट का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो अगर हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट के साइज को पी ब्लॉक के एलिमेंट के साइज के साथ कंपेयर करें तो अब किसका साइज बड़ा है, डी ब्लॉक का साइज बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज जो होता है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट के साइज से बड़ा है। ठीक है, अब जब इसका साइज बड़ा है तो क्या होगा, इसका साइज बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट की तरह बहुत पुअर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, अगर हम इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर है वो क्या है, ट्रांजिशनल है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ट्रांजिशनल है, दोनों के बीच में है। तो फोर्थ पॉइंट में मैंने ये चीज मेंशन कर दिया है कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये शो करते हैं क्या, ट्रांजिशनल बिहेवियर बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, चलिए अब फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ
कि डी ब्लॉक में मौजूद किस एलिमेंट्स को ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि डी ब्लॉक में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रू सेंस में ट्रांजिशनल एलिमेंट्स नहीं है, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलना चाहिए। बट क्या होता है, जनरली हम लोग बोल देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इवन बुक में भी नाम लिखा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ब्रैकेट में ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, और कभी कभी तो कुछ जगह पे डायरेक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखा रहता है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में जो कि ट्रू सेंस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। वो कौन से एलिमेंट्स है मैं ये भी बता देती हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है ये भी बता देती हूँ। अब समझिएगा, देखिए ऐसे एलिमेंट्स जिनमें की क्या हो, जिनमें की जो आपका डी सबसेल है वो इनकम्प्लीट हो, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल ना हो, तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग डी सबसेल की बात करें तो डी सबसेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। डी सबसेल में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें आपके डी सबसेल में तो आप उसे बोलोगे कि ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। लेकिन अगर 10 से कम हो जाए, फ्रॉम 1 to 9 हो जाए, 1 to 9 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें हो जाए, 1 to 9 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रहे, तो आप लोग बोलोगे ना कि ये डी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स हैं ये अभी इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग क्या करिए, यहां से स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक, और इस सीरीज में आप वाइट्रियम से लेकर के आपका सिल्वर तक, और यहाँ पे लैंथेनम से लेकर के गोल्ड तक अगर आप चेक करोगे तो आपको डी में इलेक्ट्रॉन पता है कितने मिलेंगे। इस सीरीज में आपको सभी में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस सीरीज में आपको डी में सभी जगह 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे 3 मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहां तक 9। लेकिन जो ये है आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसमें जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख करके देखोगे तो इसमें डी में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा D10, ठीक है। इन सब में क्या होता है, इन सब में डी जो आपका डी सबसेल है ये आपका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें डी सबसेल में जितनी भी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि वो सारे एलिमेंट्स जिसमें कि डी सबसेल में जो आपका डी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो हो आपका इनकम्प्लीटली फिल हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। और अगर हम लोग जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे तो आपका डी सबसेल इनकम्प्लीट नहीं है ना। तो ये तीनों जो है वो आपके ट्रू सेंस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, और बाकी सब है, क्योंकि बाकी सब में क्या है, बाकी सब में डी आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना। बाकी सब में आपका क्या है, D1 to D9 आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात ये हो गई कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, एक तो ये बात हो गई। साथ ही साथ आपने ये भी जान लिया कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रू सेंस में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पर मैं आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए कुछ ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे लिखो, ठीक है। तो अब समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको 3D सीरीज का बताती हूँ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल स्कैंडियम का ले रही हूँ। पहले मैं आपको स्कैंडियम का बता देती हूँ, फिर इसी के थ्रू मैं सबका बता दूंगी कि आप कैसे लिखो कि आपका इजिली हो जाए। देखो, जैसे आपको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 21। तो आप मतलब पूरा मत लिखो, आप बाउ के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग लिखते हैं तो आप पूरा मत लिखो कि 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6, इस तरह से मत लिखो। आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्गन लिख दो। तो इससे होगा क्या कि जैसे 21 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्गन ने शो कर दिया, यहाँ पे आपने ऑर्गन लिख दिया, तो अब जो आपका ऑर्गन है उसका एटॉमिक नंबर 18 है ना। तो यहाँ पे आपने ऑर्गन लिख दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन इसने शो कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचा है उसको आप आगे लिख दो। तो देखो, ऑर्गन को अगर आप लिखोगे ना 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3p6 तक जाएगा, तो 3p6 तक तो इसी ने शो कर दिया। अब आपको उसके आगे से लिखना है, ठीक है। तो अब समझो, अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑर्गन लिख दिया, 3p6 तक हो गया। अब उसके बाद आप लिखिए, उसके बाद आपका क्या आता है, 4s आता है, 3d आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको मतलब रीअरेंज फॉर्म में लिखा है, सेल के फॉर्म में, कि पहले थर्ड सेल फिर फोर्थ सेल। तो हालांकि देखिए, जो हम लोग जैसे लिखते हैं आप के अकॉर्डिंग, तो 3p के बाद तो आपका वो आना चाहिए ना 4s, फिर उसके बाद 3d आना चाहिए। तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है, सेल के अकॉर्डिंग लिखा है कि थर्ड सेल उसके बाद फोर्थ सेल, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आगे देखिए,
18 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे कर लिया। उसके बाद आप क्या करो, 4s2 कर लो, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आपने कर दिया तो 21 हो गया। ठीक है, 18 प्लस 2 21 यहाँ पे हो गया 21। तो ये सिंपल तरीका हो गया स्कैंडियम का। ठीक है, तो अब देखिए इसी के थ्रू आप सबका कैसे इजिली लिख लोगे। सबका आप क्या करो, सब जगह आप ऑर्गन लिख दो। सब जगह आपका 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हो गया। उसके बाद आप सब जगह 4s2 लिख दो। सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम का और कॉपर का छोड़ के बाकी सब जगह 4s2 आपने लिख लिया। ठीक है, देखिए इन दोनों का थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, इसका एक्सेप्शन है, क्यों है मैं अभी लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। तो इन दोनों को छोड़कर आप बाकी जगह 4s2 आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप डी में इलेक्ट्रॉन फिल करिए, एकदम सीक्वेंस से आप फिल करते चले जाइए। D1 हो ही गया, D2, D3। अब देखिएगा ये और ये आपका एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। D1, D2, D3। अब देखिए 4 आपका जो कॉपर है, मतलब सॉरी क्रोमियम जो है, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है। तो D4 यहाँ पे नहीं होता, D4 की जगह D5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे D5 हो जाएगा। अब ये 4 की जगह पे यहाँ पे 5 हो गया है। अब बाकी फिर आपको उसी सीक्वेंस में चलना है, 5, 6, 7, 8। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका कॉपर भी एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पे भी आपको 3d 9 ना करके 9 की जगह यहाँ पे 10 कर देना है। और फिर लास्ट में आपका यहाँ पे तो 10 होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 9 नहीं होता है, 4 की जगह पे 5 होता है और 9 की जगह पर यहाँ पे 10 हो जाता है। बाकी आपका एकदम मतलब सीक्वेंस में ही हम लोग चल रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, बस आपने 4 की जगह 5 लिख दिया, फिर 5, 6, 7, 8, फिर आपने 9 की जगह पर 10 लिख दिया, फिर 10, सिंपल। ठीक है, तो बस आपको 4 की जगह 5, 9 की जगह 10 लिखना है। बाकी एकदम सिंपल है। आपने पूरा ऑर्गन लिख लिया, आपने पूरा 4s2 लिख लिया और आप डी में इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस में फिल करते चले गए। बस 2 जगह एक्सेप्शन था, तो आपने वहां पे आपको रुकना पड़ा। किसकी जगह क्या लिखना है ये आपको पता है। ऐसा क्यों हुआ है पता है आपको? होता क्या है ना, क्रोमियम और कॉपर के केस में मैं आपको बताऊं ऐसा होता क्या है। यहाँ पे जैसे हम लोग जो सोचते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था 3d4, यहाँ पे 4s2 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना। लेकिन होता क्या है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे चला आया, तो ये 4s2 से 4s1 हो गया और ये 3d4 से 3d5 हो गया। अब ऐसा हुआ क्यों यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके वहां पे चला गया? इसके पीछे कुछ रीजन होगा, है ना। तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ कि जो 3d4 है, अगर आप 3d4 और 3d5 इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर आप स्टेबिलिटी को कंपेयर करो तो आपको 3d5 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि आपका जो 3d5 है वो जस्ट हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्रोमियम करता क्या है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एक तरह से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए वो करता क्या है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाता है। इसीलिए 3d4 की जगह 3d5 हो जाता है और यहाँ पे 4s2 की जगह 4s1 हो जाता है। सेम चीज कॉपर के साथ भी होता है कि कॉपर में हम लोग यही सोचेंगे ना, लाइन अगर हम यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो हम लोग तो यही सोचेंगे कि यहाँ पे 3d9 4s2 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाता है, इस वजह से ये 3d9 से 3d10 में कन्वर्ट हो जाता है और ये 4s2 से 4s1 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3d10 जो होता है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कम फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो और आपको पता है कि जो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ऐसा होता है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाता है। ठीक है, तो आप रीजन भी समझ गए और आपने सिंपल ट्रिक भी समझ लिया। क्या करना है आपको? जस्ट ऑर्गन लिखना है, 4s में 2 करते जाइए, बस 2 जगह छोड़ के ध्यान रखिएगा वहां 1 करना है और बाकी जगह फिर सीक्वेंस में नंबर फिल करते जाइए। बस वही है कि क्रोमियम में 4 की जगह 5, कॉपर में 9 की जगह 10, बस सिंपल। ये हो गया 3d। अब चलिए 4d में आ जाते हैं, तो मैं आपको 4d का भी ट्रिक बता देती हूँ। अब 4d में देखिए, जैसे यहाँ पे आपने किया ना कि आपने ऑर्गन लिख दिया, तो यहाँ पे 4d के केस में क्या कीजिए, आप क्रिप्टन लिखिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है 39 से स्टार्ट है, 39 से 48 तक गया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप क्रिप्टन ले लेते हो तो 36 इलेक्ट्रॉन अकेले क्रिप्टन शो कर दिया, तो अब आपको 36 के आगे से फिल करना होगा, है ना। 36 इलेक्ट्रॉन तो क्रिप्टन ने ही शो कर दिया। ठीक है, यानी कि आपका कहां तक शो कर दिया? 4p तक, 4p6 तक तो क्रिप्टन में ही आपका हो गया। अब उसके आगे का आपको फिल करना है, तो उसके आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब यहाँ पे क्या करिए 4d लिख लीजिए आप लोग, 4d में इलेक्ट्रॉन फिल करिए। यहाँ पे अभी s में मत करिए,
यहाँ पे 4D में इलेक्ट्रॉन फिल करिए। कैसे करेंगे, पूरा 4D कर लीजिए। पहले सब जगह क्रिप्टन हो गया, फिर सब जगह 4D हो गया। अब 4D में आपको इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है समझिएगा। यहाँ पे आप लोग रट लीजिए, जैसे यहाँ पे आपने रट लिया कि 4 की जगह हमें 5 और 9 की जगह 10 लिखना है, तो यहाँ पे आपको क्या रटना है, यहाँ पे आपको ये रटना है कि यहाँ पे 3 और 9 नहीं होता है। यहाँ पे इस तरह नहीं है कि 4 की जगह 5, 9 की जगह 10, ये चीज नहीं है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 3 और 9 होता ही नहीं है, हमें बस 3, 9 को स्किप करके तुरंत आगे बढ़ जाना है। ओके, तो अब समझिएगा, बस इन दोनों नंबर को हमें मिस करना है तो हमारा पूरा काम आसानी से हो जाएगा, मतलब इजिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख जाएगा। कैसे आपने लिखा देखिए, यहाँ पे आप करिए 4D1, 4D2, 3 छोड़ दीजिए, 3 आप स्किप कर दीजिए, डायरेक्टली 4 पे आ जाइए। 4D4, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8, फिर 9 स्किप करिए, डायरेक्टली 4D10। अब यहाँ तक 4D10 हो ही चुका था, तो जो बचा है वहां भी 10, 10, 10 कर दीजिए। 4D10, 4D10, अब इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे 5s में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करें। इस केस में 5s में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 5s2 मत करिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। जैसे देखिए वाइट्रियम का आपने वाइट्रियम में, हाँ देखिए वाइट्रियम में आपका 39 है, तो आपने क्या किया, आपने काउंट कर लिया कि 36 तो क्रिप्टन का हो गया और 1 यहां से मिल गया 4D1, तो 36 + 1 37, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, है ना। इसी तरह यहाँ पे करिए, ये आपका 36 + 2 38 हो गया, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया 40। अब जैसे यहाँ पे आ जाइए, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली। 36 क्रिप्टन का हो गया, अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 4D10 है, तो 36 + 10 = 46, यानी कि 46 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो चुके हैं, तो 5s में 0 हो जाए। तो यहाँ पे 5s में इस तरह से फिल करिएगा, यहाँ की तरह डायरेक्टली 4s2 जैसे करते हैं, यहाँ पे मत करिएगा। यहाँ पे ये ट्रिक है, ठीक है, सबका अपना अपना ट्रिक है। तो यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी, 3, 9 स्किप करना है और 4s में इलेक्ट्रॉन क्रिप्टन और 4D का ऐड करने के बाद फिल करना है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे क्या याद रखना है कि 4 की जगह 5 और 9 की जगह 10 करना है, और फिर जहां पे ये चेंजिंग हुई है वहां पे 4s1 करना है, बाकी जगह 4s2 था। ठीक, तो ये सिंपल इन लोगों का ट्रिक हो गया। अब 5D का भी समझ लीजिए। 5D में आपको क्या करना है, 5D में पहले हर जगह पे जीनॉन लिख दीजिए, जीनॉन। अब आपने जब जीनॉन लिख दिया तो जीनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, तो 54 इलेक्ट्रॉन तो जीनॉन में ही शो कर दिया। अब उसके आगे का आप ट्रिक से लिख लेंगे, है ना। देखिए जैसे इसी का समझ लीजिए, लैंथेनम का। अच्छा पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपने पहले हर जगह जीनॉन लिख दिया, फिर उसके बाद आप क्या करिए, हर जगह 4f14 लिख दीजिए, सिर्फ इसको छोड़ के। इसमें आपका क्योंकि देखिए इसका एटॉमिक नंबर कम है, 57 है, और उसके बाद डायरेक्टली 72 से स्टार्ट हो गया, मतलब बीच में एफ ब्लॉक रहता है ना, लैंथेनाइट्स, तो इस वजह से ये 47 का डायरेक्टली 72 स्टार्ट हो गया। खैर, तो यहाँ पे आप सिर्फ 4f0 करिए, उसके बाद बाकी सब में 4f14 कर दीजिए। इतना सिंपल, जीनॉन देन 4f14, केवल इसको छोड़ के यहाँ पे 4f0, बाकी जगह 4f14, इतना आपने कर दिया। उसके बाद आप 5D में इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 5D में इलेक्ट्रॉन फिल करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको 8 स्किप करना है बस। उसके बाद आप अपना सारा सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल करते जाइए। 8 नंबर को आपको स्किप करना है। देखिए कैसे करना है, देखिए वो आपने क्या किया, 5D 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने स्किप करके आप डायरेक्टली 9 में आ गए, 9 10 10, फिर यहाँ पे जो बचा वहां भी 10 ही हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे 4s में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 4s में यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि बाकी सब जगह 2 2 है, सिर्फ 2 जगह आपके 1 1 है, बाकी जगह आपका लगातार 2 2 है। जैसे यहाँ पे था ना, सिर्फ 2 जगह 4s1 था, बाकी जगह 4s2 था, तो आपने उसको डायरेक्टली रिमेम्बर कर लिया। और यहाँ पे भी वही चीज है, सिर्फ आपका सिर्फ 2 जगह पर ऐसा है कि 6s1 है, बाकी सब जगह पे 6s2 है, तो आप मतलब आंख बंद करके 6s2 लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आप लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा, और फिर आप आसानी से पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज के लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।